So moving towards the question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है. ओके, सो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट यहां पे मतलब हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड इक्विटी का मतलब हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है. सो नॉन करंट लायबिलिटीज, तो इसके अंदर में आप क्या क्या लिखोगे, तो अब इस कम के अंदर में आपको क्या क्या दिया है. यू हैव बीन गिवन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स पेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी. सो यहाँ पे आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ₹8 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ₹4 लाख, सो 12 लाख. तो ये था आपका नॉन करंट लायबिलिटीज. अब आप फाइंड करोगे शेयर होल्डर्स फंड. इसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है 8 लाख. उसके बाद ये रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ₹2 लाख. टोटल इज 10 लाख. अब इसमें से आप माइनस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000. क्रेडिट होता तो आप ऐड कर देते. सो 9,50,000 है. और अब आप फाइंड करोगे डेब्ट इक्विटी रेशियो में. सो इन डेब्ट इक्विटी रेशियो में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 9,50,000. तो हम कैलकुलेटर पे करेंगे 12 लाख divided by 9,50,000. So that comes to 1.26 is to 1. So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जहां पे आपको बोला गया था फाइंड करने के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट करो डेब्ट इक्विटी रेशियो. सो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा डेब्ट अपॉन इक्विटी. सब अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिया है, टोटल एसेट्स दे दिया है. ओके, सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज
8 lakh, long term provisions 6 lakh, सो 8 एंड 6 हो गया 14 लाख। फिर आप फाइंड करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड फाइंड करना है, पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है दैट इज करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स है। तब उनमें से हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टोटल एसेट्स, और आपको टोटल एसेट्स कितना दे रखा है? 30 लाख। ओके, अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज लेस करोगे नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड नॉन करंट लायबिलिटीज आपको कितना दे रखा है? 14 लाख जो आपने फाइंड किया। इसमें से माइनस करोगे करंट लायबिलिटीज, एंड करंट लायबिलिटी इज गिवन टू यू 4,50,000, सो दैट कम्स टू 18,50,000 माइनस करोगे। सो 30 लाख में से 18,50,000 जाएगा तो 11,50,000 आएगा। सो ये हो जाएगा आपका शेयर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और यू कैन से शेयर होल्डर फंड। बराबर। चलिए तब आप डेप फाइंड करेंगे। सो डेप इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेप नॉन करंट liabilities divided by equity shareholders fund. So 14 lakh divided by 11 lakh 50,000. So you will get the answer 1.22 is to 1. ऐसे तो आपका आंसर आएगा 1.217, तो 217 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1.22 में। पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था इक्विटी का सपोज शेयर होल्डर फंड में, तो यहाँ पर भी हम लोग ने देखो लिखा था कि अगर आपको शेयर होल्डर फंड फाइंड करना तो आप लोग क्या इंक्लूड करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बट अगर शेयर होल्डर फंड में ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे? राइट। तब इसके अंदर में हम लोग ऐड करते हैं दूसरी नई फॉर्मूला। तो इसके अंदर में आप क्या ऐड कर सकते हो साथ में कि अगर नहीं है तो टोटल एसेट्स में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, माइनस कर सकते हो करंट लायबिलिटीज। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। तो ये हम हमारे फॉर्मूला के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ तो बराबर ही लिखा है कि लाइबिलिटीज में अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज है, बराबर है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो आप ये ऐड कर सकते हो कि भाई लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो इन नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप ये भी ऐड कर सकते हैं भाई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, वो सब इंक्लूड होता है। Okay, so we move towards the next question, question number 11.
सो इन क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड, कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। सो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नॉन करंट एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज आपको दे दी गई है, राइट। तो अब आपको फाइंड करना है कि आपका डेब्ट क्या होगा, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज फाइंड करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसके हिसाब से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टोटल लाइबिलिटीज। सो आपको जो टोटल लाइबिलिटीज है दैट इज गिवन टू यू इज 10 लाख। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे करंट लायबिलिटीज। अब आपकी करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है, दैट इज क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर इज गिवन 1,60,000, बिल्स पेबल 1,40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 lakh। सो 1, 2, 3, 4 लाख सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 लाख आएगा। तो ये जो 6 लाख है दैट इज योर नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आपको फाइंड क्या करना है, इक्विटी। सो इक्विटी का मतलब होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सो आपका नॉन करंट एसेट्स इज गिवन टू यू 12 लाख, करंट एसेट्स 10 लाख, टोटल 22 लाख। उसमें से अब आप माइनस कर दोगे आपकी टोटल लायबिलिटीज 10 लाख, फिर भी 12 लाख बचे हैं। तो ये जो 12 लाख है ये है आपका इक्विटी। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख which is equal to 0.5:1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आर कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। ओके, तब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। सो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेप्थ, that is non current liabilities। तो चलिए फाइन करते हैं। सबसे पहले टोटल एसेट्स आपका कितना है। तो टोटल एसेट्स को फाइन करने के लिए आपको क्या फाइन करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख,
नॉन करंट लायबिलिटीज, सो नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 4 लाख, सो 16, 17, 18, 18 और 4, 22, 22 एंड 4, 26 लाख। सो जो 26 लाख टोटल आया वही मेरा टोटल एसेट्स होगा। चलो टोटल एसेट्स आ गया, अब मुझे फाइंड करना है डेप्थ। तो डेप्थ तो ऑलरेडी यू नो दैट इज 4 लाख रुपीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपको दिया वही है। सो फॉर्मूला में डालते हैं टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो इक्वल्स टू 26 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। सो 26 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 6.5:1। So this is 6.5. So that is the answer. Moving towards the question number 13. So in question number 13 में आपको लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टी कंपनी लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका टी कंपनी। कैलकुलेट करो प्रोप्राइटरी रेशियो। सो प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि आपका प्रोप्राइटरी फंड क्या है। अब देखो प्रोप्राइटरी फंड को फाइंड करने के ये सम के अंदर में दो मेथड्स हैं। सो प्रोप्राइटरी जो मेथड है वो दो तरीके से फाइंड हो सकता है। ये वाले सब में मैं दोनों बताता हूं, जो आपको इजी लगे आपको कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों करना हो। तो मेथड 1 एंड मेथड 2। तो मेथड 1 में है इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख। सो दैट कम्स टू 24 लाख। तो ये है आपका प्रोप्राइटरी फंड। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स 12 लाख प्लस आपका करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है। सो योर करंट एसेट्स इज गिवन टू यू इज 24 लाख। सो इसका टोटल किया तो यू विल गेट 36 लाख। अब इसमें से आप लेस करोगे नॉन करंट लायबिलिटीज 8 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज 4 लाख। सो कितना है 12 लाख रुपया आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 24 लाख। सो प्रोप्राइटरी फंड मिल गया एंड टोटल एसेट्स हमको पता ही है, यहां से मिल गया टोटल एसेट्स। सो ये जो पार्ट है ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। सो ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। चलिए तब हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू प्रोप्राइटर फंड 24 लाख
divided by 36 lakh. So that comes to 24 divided by 36 करते हैं तो 0.67 is to 1. So that is the ratio. So moving towards the question number 14. So in question number 14 में लिखा है from the following information of K Company Limited. K Company Limited. Calculate करो interest coverage ratio. So interest coverage ratio. तो फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. तो इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करना पड़ेगा, राइट, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फाइंड करना पड़ेगा. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फ्रॉम द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, 10% डिबेंचर्स दे रखा है, 20 लाख टैक्स पेड दे रखा है 2,50,000 एंड 12% लोन दे रखा है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरेस्ट क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर निकलेगा. तो आपका जो डिबेंचर था वो 20 लाख था, और 20 लाख का अगर आप 10% निकालोगे तो दैट कम्स टू 2 लाख. आपने 12% का लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10 लाख का 12% होता है 1,20,000 रुपये. सो टोटल आ गया 3,20,000. दैट मीन्स मुझे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मिल गया. अब मुझे फाइंड करना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करना है, तो मतलब मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है. सो ये क्या होता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको फाइंड करना है. और आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, पैट दे दिया है, दैट इज 7,50,000, जो टैक्स माइनस होके आता है. तो इसके अंदर आप नॉर्मली क्या करते हो, टैक्स माइनस करते हो, पर अभी हम क्या करेंगे, टैक्स को ऐड करेंगे. चलो मैं आपको एक फॉर्मेट से ही ले जाता हूं तो आपको ध्यान रहेगा थोड़ा. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पैट 7,50,000, टैक्स पे किया था 2,50,000 एंड इंटरेस्ट था 3,20,000 रुपया. So that comes to 13,20,000. So now interest coverage ratio equals to PBT, that is 13,20,000 divided by 3,20,000. So 13,20,000 divided by 3,20,000. So I will get the answer 4.125 times, क्योंकि यहाँ पे आंसर टाइम्स में होगा. तो इसीलिए 4.125 टाइम्स, which is equal to 4 times also you can say approx. So continuing the topic accounting ratios and analysis, we will be discussing on the efficiency, that is activity ratio. Now in this we are going to discuss, first is stock turnover ratio. So stock turnover ratio का फॉर्मूला है cost of goods sold divided by average stock. Now cost of goods sold ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है पहले भी.
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड कर सकते हैं सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक divided by 2. Stock turnover ratio shows the relationship between the cost of goods sold and average stock के बीच का relationship बताएगा। How many times stock is converted into production and sales, तो कितने times हमने production and sales में convert किया है stock को, can be ascertained by this ratio से हो सकता है। ये generally आपको increasing trend बताता है। increasing trend is acceptable है। सो ये फॉर्मूला है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नाउ नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो व्हेन सेल्स इज नॉट गिवन इन द सम, अगर सम में सेल्स आपको दिया हुआ नहीं है, द रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सेल्स नहीं है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। द रेशियो इज यूज्ड टू एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी है वो देखने के लिए बोला गया है। यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा, फेवरेबल माना जाएगा। सो एक्सेप्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड इज फेवरेबल होता है। एंड वी ऑल नो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स, हमें पता ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी हम बात करते हैं अबाउट द ट्रेड रिसीवेबल्स, सो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होगा वी टॉक अबाउट द डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो एवरेज ट्रेड receivables is equal to opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2. So this is the formula for finding out the average trade receivables. So during determination of trade receivable के टाइम पे bad debt reserve should not be deducted from the debtors.
तो अब डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व को माइनस नहीं करेंगे, ये अपने को नोट करना है। सो हमारे लिए नोट ये है, ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स bad debt reserve should not be deducted from the debtors। अच्छा, अब इसमें कभी कभी हमें फाइंड करना आ सकता है भी, कलेक्शन पीरियड फाइंड करो। सो कलेक्शन पीरियड जो है वो इन मंथ्स भी हो सकते हैं, वीक्स में भी हो सकते हैं, या वो डेज में भी हो सकते हैं, विच इज इक्वल टू, तो अगर मंथ है तो 12, वीक है तो 52, अगर डे है तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। सो डेटर्स टर्नओवर हमें मिल जाएगा। द रेशियो इज ऑल्सो नोन एज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो is also known as receivable turnover ratio भी बोलते हैं। And the last ratio we talk about the creditors turnover ratio। So creditors turnover ratio। So creditors turnover ratio में है आपका क्रेडिट परचेज divided by average trade payables। सो यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि जब मैं बात करता हूं अबाउट द एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो इसका मतलब ये है आई एम टॉकिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये रेशियो क्या इंडिकेट करेगा कि हाउ क्विकली द पेमेंट इज मेड, मतलब क्रेडिटर का ये बताता है कि हमने कितना जल्दी हमारा क्रेडिटर को पेमेंट किया। तो ये बताएगा आपका हायर पेमेंट एफिशिएंसी जो है वो बताता है। जैसे कि ऊपर था कलेक्शन पीरियड, वैसे इसमें भी होता है पेमेंट पीरियड। सो पेमेंट पीरियड इन मंथ्स हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, विच इज इक्वल टू 12, 52, 365 divided by creditors turnover। This ratio is also known as payable turnover ratio कहते हैं। This ratio is also known as payable turnover ratio कहते हैं। So moving towards the question number 15, कैलकुलेट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो
का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज दे रखा है। तो सेल्स is given to you 30 lakh minus gross profit जो 30% दे रखा है, जो सेल्स का होता है 30% इज 9 लाख। ये 9 लाख कैसे आया आपको, 30 लाख का 30% इज 9 लाख। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यू विल गेट 21 लाख। तो ये जो 21 लाख था दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलो यहां से हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21 लाख। अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक को फाइंड करने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन टू यू 3,50,000 and closing stock is given 2.5 लाख divided by 2। तो 6 लाख divided by 2 is 3 लाख। सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 लाख एवरेज स्टॉक। अब इसे फर्दर सॉल्व किया तो यू विल गेट दी आंसर 7, तो जिसे हम बोलेंगे 7 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर आप सम को इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट करो स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, सेल्स, परचेज एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एंड वेजेस इज गिवन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, जो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख, आप उसमें ऐड करोगे परचेज। सो परचेज इज गिवन 22 लाख प्लस परचेज एक्सपेंस 1 लाख। फिर उसका टोटल करेंगे, उससे पहले आपको वेजेस ऐड करने पड़ेंगे बिकॉज वेजेस इज गिवन टू यू 2,50,000। 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 27,50,000। इसमें से आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा 1,50,000। So outer column remains with 26 lakh. That is my cost of goods sold. आपको एवरेज स्टॉक निकालना है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 1,75,000 आएगा बिकॉज टोटल इज 3,50,000 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप फॉर्मूला में रखेंगे तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो equals to cost of goods sold divided by average stock. So 26 lakh divided by average stock 1,75,000। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 14.86 टाइम्स। तो आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इक्वल्स टू 15 टाइम्स, मतलब अप्रोक्स टू 15 हो गया ये।
सो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट करो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स से भी निकालना है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी निकालना है, दोनों से निकालने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड। Cost of goods sold is given 32 lakh, non-current assets 10 lakh, non-current liabilities 6 lakh, gross profit 8 lakh, current assets 5 lakh and current liabilities is 3 lakh। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 32 lakh and you have been given gross profit 8 lakh. So 40 lakh is the sales. Working capital, current assets minus current liabilities. Current assets is given 5 lakh. Current liabilities is given 3 lakh. So my working capital would be 2 lakh. अब हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो दो पार्ट में निकलेगा। पहले निकलेगा बेस्ड ऑन सेल्स and next is based on cost of goods sold। So formula है sales upon working capital। तो आपका सेल था 40 लाख and this is 2 lakh। So answer comes to 20 times। So 20 times is the answer। Based on cost of goods sold का फॉर्मूला है cost of goods sold upon working capital and cost of goods sold आपको दे रखा है 32 लाख। Working capital 2 lakh, so that comes to 16 times। तो आपको दोनों से बोला था फाइंड करने के लिए, आपने दोनों से फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, आपको कैलकुलेट करना है डेटर्स टर्नओवर, अंडरलाइन कर ले। कलेक्शन पीरियड इन डेज, ये भी अंडरलाइन कर ले। व्हाट विल बी द आंसर इफ द कलेक्शन पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ्स में काउंट हो तब। और हमें ये एज्यूम करना है कि वो 360 डेज ऑफ द ईयर काउंट हुआ है। तो हमें अगर फाइंड करना है डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, तो उन्हें फाइंड करना होगा सबसे पहले क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएगा ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर ब्रैकेट में क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ओपनिंग डेटर्स आपको दे रखा है 70,000, ओपनिंग बिल रिसीवेबल 20,000, क्लोजिंग डेटर्स 50,000 एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल 6,000 डिवाइडेड बाय 2। 70, 80, 90 में आप 50 ऐड करोगे 140 एंड 146,
So 1,46,000 divided by 2 is 73,000. तो आपको मिल गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. So debtors turnover ratio equals to credit sale. So credit sale is 3,65,000 divided by average trade receivable 73,000, and that comes to 5 times. तो यहाँ से ये पता चल गया कि मेरा जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है दैट इज 5 टाइम्स है पूरे ईयर में. अब क्वेश्चन में आपको बोला है कलेक्शन पीरियड फाइंड करने. तो कलेक्शन पीरियड में सबसे पहले है इन डेज. तो 360 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर बोल सकते हैं. सो 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना था 5, क्योंकि आपका 5 टाइम्स था. सो 360 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आई विल बी गेटिंग 72 डेज. In weeks, that is 52 divided by debtors turnover, and debtors turnover is 552. तो 52 को 5 से डिवाइड किया तो that will give me 10.4 weeks. तो कलेक्शन पीरियड इन डेज एंड वीक्स बोला तो हमने वही फाइंड कर दिया. मंथ बोलते तो 12 डिवाइडेड बाय 5 करते, पर वो बोला नहीं है इसलिए हम फाइंड नहीं करेंगे. मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड इन डेज. व्हाट विल बी द आंसर इफ पेमेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ्स में आप काउंट करेंगे तब क्या होगा. ओके, सबसे पहले क्रेडिट परचेज फाइंड करना पड़ेगा. और क्रेडिट परचेज को फाइंड करने के लिए अगर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन में आपको टोटल परचेज दिया हुआ है, और जो टोटल परचेज दे रखा है उसमें से आप कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स माइनस कर दो. सॉरी, कैश सेल देखो दे रखा होगा, कैश परचेज, तो कैश परचेज दिया हुआ है माइनस कर देंगे. सो 6 लाख minus 2,40,000, 3,60,000. Average trade payables. Opening creditors, opening bills payable, closing creditors minus closing bills payable divided by 2. ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 45,000 एंड ओपनिंग बिल रिसीवेबल इज गिवन 15,000. क्लोजिंग क्रेडिटर्स इज 40,000. ये यहाँ पे माइनस प्लस करना है, प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2. 45 and 5, 15 is 60,000 plus 60,000 divided by 2, 60,000. अब आप फाइंड करेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर. सो क्रेडिट परचेज divided by average trade payables. सो आपका क्रेडिट परचेज था 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000,
दैट कम्स टू 6 टाइम्स। सबका जो क्रेडिटर टर्नओवर है दैट इज 6 टाइम है। अब हम पेमेंट पीरियड निकालेंगे। तो इन क्वेश्चन में आपको पेमेंट पीरियड बोला है किसका, वीक एंड मंथ्स का बोला है। तो इन वीक्स 52 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर, so 52 divided by 6 will give me 8.67 weeks in days। सॉरी, इन टर्म्स ऑफ वीक एंड मंथ है, तो यहाँ पे हम मंथ फाइंड करते हैं। सो मंथ में हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर, सो 12 डिवाइडेड बाय 6 2 months। तो जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था फाइंड करने के लिए वो हमने फाइंड कर लिया, पर साथ में यहाँ पे एज्यूम उन्होंने डेज भी दिया है, तो चलो इसका इन डेज भी निकाल देते हैं। तो अगर इन डेज निकालते तो 360 बोला है डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर, सो 360 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट कम्स टू 60 डेज। मतलब आपको पेमेंट जो है 60 डेज में मिलेगा। कि आपको पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है, मिलेगा नहीं, आप देंगे। तो आप देंगे कितना, 60 डेज में आप पेमेंट करेंगे, आप 2 मंथ्स में पेमेंट करेंगे, या आप 8.67 वीक में पेमेंट करेंगे। और जब डेटर होता है तब आपको पैसा मिलेगा, तो आपको 72 डेज में पेमेंट मिलेगा, 10.4 वीक्स में आपको पेमेंट मिलेगा। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है।